मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलतायत, पाहूयात. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं. शायद वो तो 2028 तक ही हम कर लेंगे. अभी कई अलग अलग प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहती है कि प्रोबेबली बाय 2030 वी विल बी 7 ट्रिलियन और 9 ट्रिलियन. लेकिन चूंकि हम लोग महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र की बात कहने के लिए मुझे यहां पर खड़ा किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश की सबसे पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम महाराष्ट्र को बनाने जा रहे हैं. मुझे खुशी है कि पिछले साल हमने ½ ट्रिलियन के मार्क को पीछे छोड़ दिया. हम ½ ट्रिलियन से आगे चले गए. हमारा प्रयास है कि हम लोग बिटवीन 2028 टू 2030 हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करें. वैसे आज जिस ग्रोथ रेट के साथ हम लोग चल रहे हैं उसके आधार पर 2032 में हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे. लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बिजनेस यूजुअल का जमाना चला गया. अब एक्सीलरेटेड ग्रोथ की हम बात करते हैं और एक्सीलरेटेड ग्रोथ में वी एस्पायर टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028 और बाय 2030. और इसके लिए हम लोगों ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की और इस काउंसिल के माध्यम से महाराष्ट्र की इस ग्रोथ को हम कौन से क्षेत्र में प्रोपेल कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, इसका एक अभ्यास किया और उसके आधार पर हमने हमारी नीतियों को तैयार किया है. और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जब हम विकास की बात करते हैं तो द स्पीड ऑफ ट्रैवल एंड द स्पीड ऑफ डेटा विल डिटरमिन द ग्रोथ. स्पीड ऑफ ट्रैवल इसलिए कि दुनिया ने भारत को जिस प्रकार की व्यवस्था में आज खड़ा किया है, उस व्यवस्था में ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग एक प्रमुख भूमिका अब निभा सकते हैं और हमको निभानी ही पड़ेगी. अगर हम वैश्विक व्यापार का विचार करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा जब तक भारत नहीं बनेगा, क्योंकि दुनिया ने देखा कि जिस प्रकार से कोविड के समय चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया और जिसके कारण दुनिया का व्यापार मानो ठप हो गया, तो दुनिया ये मानती है कि अब ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अहम हो सकती है. और इसलिए स्पीड ऑफ ट्रैवल, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, फिर वो व्यक्तियों की हो या गुड्स की हो, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है. लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है. और उसी दृष्टि से हम लोगों ने महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स का विचार करते हुए 360 डिग्री में विचार किया है. हम लोग यहां पर जो हाई स्पीड हाईवेज है उनका एक जाल बुनना चाह रहे हैं. बहुत बड़े पैमाने पर हाई स्पीड हाईवेज हम लोग तैयार कर रहे हैं. नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो हमने तैयार किया, 700 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड रोड मात्र 5 सालों में हमने बनाया, जो 16 हमारे डिस्ट्रिक्ट को सीधा जेएनपीटी पोर्ट से जोड़ता है. तो 16 हमारे डिस्ट्रिक्ट आज ऐसे हैं कि जो सीधे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के साथ जुड़ रहे हैं. और मैं ऐसा मानता हूं इससे एक सप्लाई चेन को बड़ी ताकत मिल रही है, चाहे वो हमारे रोड्स हो, चाहे हमारे पोर्ट्स हो या फिर हमारे एयरपोर्ट्स हो. और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को और महाराष्ट्र को दुनिया की मैरीटाइम ताकत बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया. आज हमारे भारत का जो कंटेनर ट्रैफिक है, 60% कंटेनर ट्रैफिक ये मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट हैंडल करता है. अभी हमने एक नया पोर्ट तैयार करने का फैसला किया जिसके काम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं. ये वाडवंड पोर्ट है. ये पोर्ट जेएनपीटी पोर्ट से 3 टाइम्स बड़ा, 3 गुना बड़ा पोर्ट है और 10 किलोमीटर तक 20 मीटर डीप ड्राफ्ट का ये पोर्ट है. दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी इस पोर्ट पर आ सकता है. तो भारत को एक नई मैरीटाइम ताकत के रूप में अब महाराष्ट्र डेवलप करने वाला है. और मैं ऐसा मानता हूं हमारे सप्लाई चेन में
एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये पोर्ट आने वाले दिनों में तय करेगा। आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हमारी सरकार ने दिया है, विशेष रूप से मोदी जी की सरकार देश में आने के बाद और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आने के बाद 2014 के बाद जिस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को बदला है। मुझे याद है 2019 में एक ड्वाइच बैंक ने रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में ड्वाइच बैंक ने कहा था कि देश में जितने बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से 49% प्रोजेक्ट अकेले महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश आज महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं। मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है, जिस प्रकार से मुंबई का कोस्टल रोड बना है, 22 किलोमीटर की सी लिंक जो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ती है, 22 किलोमीटर सी लिंक, ये हमने मात्र 5 वर्षों में बनाकर तैयार कर दी है। और एक प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने निवेश किया है। और ये स्पीड ऑफ ट्रैवल के साथ साथ स्पीड ऑफ डेटा, ये भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस डिजिटल इकोनॉमी की ओर हम लोग जा रहे हैं उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मुंबई एंड महाराष्ट्र शुड बी डेटा कैपिटल। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे देश में जितनी डेटा सेंटर की कैपेसिटी है उसकी 65% कैपेसिटी अकेले महाराष्ट्र ने खड़ी की है। और आने वाले दिनों में जो सारा हमारा डेटा रिलेटेड बिजनेस है, ये बिजनेस महाराष्ट्र में संचालित होगा। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने खड़ा किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज डिजिटल इकोनॉमी और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को डिसरप्ट कर रहा है, ये एक पॉजिटिव डिसरप्शन, इसको हम लोगों को स्वीकारना ही होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि टेक्नोलॉजी को नकार कर कोई आगे नहीं जा सकता। टेक्नोलॉजी तो घोड़े के जैसी है। अगर घुड़सवार घोड़े पर बैठकर उस घोड़े को दौड़ाए तो हमारी गति बढ़ सकती है। इसलिए घोड़े पर बैठकर दौड़ने से डरना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी भी घोड़े जैसी है, उस पर अगर हम बैठ गए तो हमारी स्पीड को कोई रोक नहीं सकता। और घोड़ा जो उस पर घुड़सवार ठीक से बैठता है उसी को मानता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए टेक्नोलॉजी भी हमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और इसलिए टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में इस अर्थव्यवस्था को हम लोग तेजी से आगे ले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव होती है। टेक्नोलॉजी ये समझती नहीं है कि ये व्यक्ति गरीब है या अमीर है, औरत है या आदमी है। टेक्नोलॉजी में तो ये तय होता है कि एक वर्चुअल क्यू होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इस आधार पर टेक्नोलॉजी काम करती है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समता की, जिस समरसता की बात हम लोग करते हैं, उसको अचीव करने के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल